आज की वीडियो में हम कवर करेंगे आपकी बिजनेस स्टडीज़ की यूनिट 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के टॉपिक फेयोल्स प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट को। तो चलते हैं अपने लेक्चर पर। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फेयोल के बारे में, जिनका पूरा नाम क्या था, हेनरी फेयोल। तो हेनरी फेयोल थे कौन, पहले हम वो देख लेते हैं। तो हेनरी फेयोल वाज अ फ्रेंच मैकेनिकल इंजीनियर। कौन थे ये? फ्रेंच मैकेनिकल इंजीनियर थे। इनका बर्थ कब हुआ था? 1841 में, और इनकी डेथ हुई थी 1925 में। ये भी आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि जब एमसीक्यू टाइप में क्वेश्चन आते तो कई बार ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इन्होंने क्या दिए थे? हु गिव्स 14 जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट विच आर एस अंडर। तो इन्होंने कितने हमें प्रिंसिपल्स दिए थे? 14 प्रिंसिपल्स इन्होंने हमें प्रोवाइड करे थे मैनेजमेंट के। इनकी कह सकते हैं बर्थ कब हुआ था? 1841 में। इनकी डेथ कब हुई थी? 1925 में। तो इन डेट्स को आपको याद रखना। और कौन थे ये? कह सकते हैं एक मैकेनिकल इंजीनियर थे ये। तो अब इन्होंने जो हमें प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करे उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला इन्होंने प्रिंसिपल प्रोवाइड किया कि डिवीजन ऑफ वर्क, मतलब कार्य विभाजन। वर्क इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल टास्क और जॉब। इनके अनुसार जो इन्होंने प्रिंसिपल दिए कि अगर कोई भी काम है आपके पास तो उस काम को छोटे छोटे पार्ट में, छोटे छोटे जॉब में तोड़ दो, क्योंकि कोई भी स्पेसिफिक एक पर्सन है वो पूरे बड़े काम को एक साथ नहीं कर सकता। एग्जाम्पल पे आप ले सकते हैं, कोई ऑटोमोबाइल कंपनी है और वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है किसी कार की, तो कोई भी एक सिंगल पर्सन है वो कंप्लीट कार को नहीं बना सकता, क्योंकि कार के अंदर क्या होगा, हो सकता है आपका इंजन वर्क है, आपके टायर्स हैं, आपकी विंडो सीट्स हैं, आपके कवर्स हैं, मतलब बहुत सारे काम होते हैं किसी एक प्रोडक्ट को करने के लिए। तो किसी भी एक पर्सन के पास सारी, कह सकते हैं, एफिशिएंसी नहीं होती कि वो सारे काम को अच्छे से कर सके। तो इन्होंने कहा कि अगर आपके पास कोई भी काम है तो आप उस काम को क्या करो, ब्रेक कर दो छोटे छोटे पार्ट के अंदर। आपके पास कोई इतना बड़ा काम था, आपने क्या करा, इसको छोटे छोटे पार्ट में ब्रेक कर दिया, उसके हर पार्ट को एक स्पेसिफिक पर्सन को दे दिया। अब कोई भी एक स्पेसिफिक पर्सन है वो उसी काम को कंटिन्यू करता रहेगा, तो कहीं ना कहीं कुछ टाइम बाद वो उसी एक सिंगल वर्क का स्पेशलिस्ट बन जाएगा और उस काम को वो जल्दी करेगा, अच्छे से करेगा। तो सबसे पहले इनका प्रिंसिपल यही था कि आपके पास जो भी काम होता है उस काम को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर दो, जिसके थ्रू कि जो भी स्पेशलिस्ट है वो उस काम को ग्रेटर एफिशिएंसी के साथ कर सके। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल दिया था फेयोल ने हमें, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसे कि आप हिंदी में प्राधिकरण और जिम्मेदारी कहते हैं। कि जब आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर देखते हैं, आपने किसी को ड्यूटी दे दी, आपने किसी एम्प्लॉय को कह दिया कि आपको ये मैन्युफैक्चरिंग कंप्लीट करनी है। आपने मैन्युफैक्चरिंग तो दे दी, लेकिन वो उस मैन्युफैक्चरिंग को अपने, कह सकते हैं, जो भी लेबर है या जो भी, कह सकते हैं, लोअर लेवल पे मैनेजमेंट के काम करते हैं, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास, उनसे उस काम को किस तरह करवाएगा। उसके पास अथॉरिटी तो होनी चाहिए, उसके पास कुछ पावर्स, कुछ कह सकते हैं प्राधिकरण होने चाहिए, कुछ पावर्स होनी चाहिए जिसका यूज़ कर कर वो उस काम को करवा सके। तो फेयोल कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आप जिस भी पर्सन को, जिस भी मैनेजर को काम देते हैं, तो उस मैनेजर के पास क्या होनी चाहिए, कुछ अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिनकी हेल्प से वो अपने काम को अच्छे से कर सके। सो मैनेजर्स आर एम्पावर विद अथॉरिटी टू गिव ऑर्डर्स। उनके पास अथॉरिटी होनी चाहिए कि वो किसी को ऑर्डर दे सके किसी काम के लिए, एंड obtain obedience and responsible for the accomplishment of tasks which they are granted authority। और वो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए। अब हो सकता है मैंने आपको कोई काम दिया तो आपको उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा, कि मैंने अगर आपको काम दिया तो आपको करना पड़ेगा, और अथॉरिटी मेरे पास है कि मैं आपको उस काम को करने के लिए ऑर्डर दे सकता हूँ। ये भी होना जरूरी है किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो हमारे मैनेजर्स के पास अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी दोनों होनी चाहिए। नेक्स्ट है डिसिप्लिन, जिसे कि आप अनुशासन कहते हैं। तो अगर डिसिप्लिन की बात करें, इट इज़ द ओबीडियंस टू ऑर्गेनाइजेशनल रूल्स, कि सभी ऑर्गेनाइजेशन रूल्स को फॉलो किया जा सके और एक ऐसा एग्रीमेंट बनाया जा सके हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट किया जा सके कि हर कोई हमारे रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करे। कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है तो अपने स्टार्टिंग में कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशंस,
वो बनाता है कि जो भी उसके अंदर अगर काम करेगा कोई, तो उन रूल्स को, रेगुलेशंस को फॉलो करेगा, उन सभी नियमों का पालन करेगा। जिसको कि जब आप सभी रूल्स रेगुलेशंस का पालन करते हैं, जैसे आप ट्रैफिक बात कर रहे हैं, रोड पे चल रहे हैं, अगर आपके जो भी रोड ट्रैफिक के जो भी रूल्स हैं, अगर आप उन रूल्स को ईजिली फॉलो करते हैं, ट्रैफिक रूल्स को ईजिली फॉलो करते हैं, तो जो आपका जो रोड का ट्रैफिक होता है आराम से चलता रहेगा, स्मूथली रन होगा, हर कोई इजीली इधर से उधर जा सकेगा। लेकिन अगर हर कोई अपने रोज कह सकते हैं रोज ट्रैफिक रूल्स को ब्रेक करता रहे, कोई रेड लाइट को ना माने, तो उस कंडीशन में क्या होगा, कोई रॉन्ग साइड में चल रहा है तो कोई भी अपने काम को अच्छे से नहीं कर पाएगा। तो डिसिप्लिन का होना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत ज़रूरी होता है। तो ये भी इनका एक प्रिंसिपल था। नेक्स्ट है यूनिटी ऑफ कमांड, जिसे कि आप हिंदी में कहते हैं कमांड की एकता, या कह सकते हैं आदेश की एकता। अब बात करते हैं जैसे कोई यहाँ पर एक पर्सन है, वर्कर है, काम करने वाला। अब इसके ऊपर 3 बॉस हैं और तीनों ने अलग अलग इसे ऑर्डर दिए। तो इस कंडीशन में किसके काम को पहले करे, किसके काम को बाद में करे। हो सकता है कि वो कंफ्यूज हो जाए कि किसके काम को किस तरह करना है। हो सकता है जो मेथड पहले ने बताया था वो मेथड को दूसरे काम में अप्लाई कर दे और दूसरे के मेथड को तीसरे काम में अप्लाई कर दे। इस कंडीशन में क्या होगा, वो कोई भी काम सही से नहीं कर पाएगा। तो फ्योल के हिसाब से ये कहते हैं अगर बिजनेस के अंदर कोई वर्कर काम करता है तो हर एम्प्लॉय का बॉस सिर्फ एक होना चाहिए, वो सिर्फ एक पर्सन के लिए रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, उसे ऑर्डर सिर्फ एक ही पर्सन से मिलने चाहिए, जिसके थ्रू कि अपने काम को एक सिंगल ऑर्डर के थ्रू कह सकते हैं एक ही आदमी के लिए ईजिली कर सके। अगर किसी एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक पर्सन को एक से ज़्यादा लोगों से ऑर्डर मिलते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पर हमारी जो यूनिटी ऑफ कमांड है, जो हमारे पास प्रिंसिपल है, उसका वायलेशन हो रहा होता है। अब नेक्स्ट प्रिंसिपल है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। अब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में क्या होता है कि ईच ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज हैविंग द सेम ऑब्जेक्टिव मस्ट हैव वन हेड एंड वन प्लान। तो अब जितने भी ग्रुप हैं उन हर ग्रुप का ऑब्जेक्टिव सेम होना चाहिए। ये नहीं कि एक ग्रुप के अंदर अगर 5 पर्सन है तो और 500 पर्सन का ऑब्जेक्टिव अलग अलग हो, वो इंडिविजुअली चले, कभी नहीं। उन्हें हर में ग्रुप वर्क की तरह काम करना होगा और उनका जो भी ग्रुप है उस ग्रुप का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एक होगा। तो इसको हम किस तरह कर सकते हैं, इसको हम कोऑर्डिनेशन की हेल्प से इस्टेब्लिश कर पाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो जितने भी ग्रुप होते हैं हमारे, कह सकते हैं जितने भी समूह होते हैं, हर समूह का सिर्फ एक ही उद्देश्य होना चाहिए किसी काम को करने का। अब नेक्स्ट आपका प्रिंसिपल सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। हिंदी में आप इसे कहेंगे सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित की अधीनता। इसे आप कैसे समझेंगे एग्जाम्पल से। अब हो सकता है आपके पास कोई मैनेजर है, अब मैनेजर के पास कोई डिसीजन लेना है, उसके पास 2 पर्सपेक्टिव है, या तो वो यस करेगा उस डिसीजन के लिए या वो नो करेगा। अब अगर यस करता है तो उसको इंडिविजुअली कह सकते हैं, इंडिविजुअली क्या होगा, उसको बेनिफिट होगा, इंडिविजुअली बेनिफिट। लेकिन उसके जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। और अगर वो नो कहता है तो इस कंडीशन में उसका ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको तो प्रॉफिट होगा लेकिन उसको लॉस हो जाएगा इंडिविजुअली। तो इस कंडीशन में उसका काम क्या है कि वो अपने हित के बारे में छोड़कर बल्कि अपने ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बात करें, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन की सोचे कि किस चीज़ से उसके ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट मिलेगा। तो यहाँ पर होता है कि हमें अपने हित को छोड़कर जो भी ऑर्गेनाइजेशन काम कर रहे हैं वो अपनी प्रायोरिटीज को छोड़कर सबसे पहली प्रायोरिटी किसको दे, अपने ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये होता है आपका सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू जनरल इंटरेस्ट। अब इसके बाद आता है आपका रेम्युनरेशन टू द एम्प्लॉयज। रेम्युनरेशन मतलब क्या, आपके कर्मचारियों का पारिश्रमिक। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है रेम्युनरेशन का किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, क्योंकि अगर आपके एम्प्लॉयज़ को, आपके वर्कर्स को रेम्युनरेशन नहीं मिलेगा तो कभी वो सही से काम नहीं करेंगे। हो सकता है आप उनसे काम तो बहुत ज़्यादा ले रहे हो लेकिन उनको जो पारिश्रमिक देते हैं या उनको जो सैलरी देते हैं वो बहुत कम दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में भी काम नहीं करेंगे। तो आपको ये भी देखना होता है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ से कितना काम ले रहे हैं और उसके हिसाब से ही उनको सैलरी भी प्रोवाइड करें, उनको रेम्युनरेशन भी प्रोवाइड करें। उनका जो भी वेतन हो मतलब इतना हो कि जितना उन्होंने काम उस ऑर्गेनाइजेशन, जितना वो ऑर्गेनाइजेशन को दे रहे हैं अपनी तरफ से, उतना ही ऑर्गेनाइजेशन भी उनको वापस करे एज अ रेम्युनरेशन। तो ये भी आपको ध्यान रखना होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अब नेक्स्ट आपका सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, मतलब केंद्रीकरण और
विकेंद्रीकरण। अब केंद्रीकरण को किस तरह समझेंगे आप? अब जैसे कोई ये एक ऑर्गेनाइजेशन ये है, ये भी इसी की ब्रांच है, ये भी इसी की ब्रांच है, मतलब कोई एक ओनर है और इसकी बहुत सारी ब्रांचेज हैं, लेकिन इन सभी के जो डिसीजंस होते हैं ये ओनर खुद लेता है। मतलब एक सेंट्रल बॉडी है जो कि कंप्लीट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए डिसीजन मेकिंग लेती है, तो वो होता है आपका सेंट्रलाइजेशन। अब हो सकता है जितनी यूनिट थी हर यूनिट पे एक मैनेजर को कह सकते हैं हायर कर रखा था, और उस मैनेजर के पास ये अथॉरिटी हो कि वो अपने ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, अपने ऑफिस से रिलेटेड खुद डिसीजंस ले सके। तो ये क्या है, अब कोई एक सेंट्रल डिसीजन नहीं ले रहा, हर कोई अपने डिपार्टमेंट के लिए, अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए, अपनी ब्रांच के लिए खुद डिसीजन ले सकता है। तो ये क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन, या जिसे हिंदी में हम विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो हमें ऑर्गेनाइजेशन में देखना होता है कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन दोनों आपस में बैलेंस रहें, इनमें संतुलन बना रहे, तभी कोई ऑर्गेनाइजेशन अच्छे से फ्यूचर में रन कर सकता है, प्रॉफिट अर्न कर सकता है। अब नेक्स्ट है आपका स्केलर चेन, जिसे कि आप अदिश श्रृंखला भी कहते हैं। द फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी, क्या एक फॉर्मल लाइन्स है अथॉरिटी की बिटवीन सुपीरियर्स एंड सबॉर्डिनेट्स के बीच में, फ्रॉम द हाइएस्ट टू द लोवेस्ट रैंक इज नोन एज स्केलर चेन। आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे आपके पास कोई या वेट, और जैसे जो भी ऑर्गेनाइजेशन होता है हमारे पास, तो ये 3 लेवल में हमारे पास ऑर्गेनाइजेशन होता है। ये आपका आ गया टॉप लेवल, ये आपका आ गया मिड लेवल, और ये आपका आ गया लोअर लेवल। अब जो अथॉरिटी मतलब क्या होता है, अथॉरिटी का मतलब यहाँ पर हम बात करें ऑर्डर की, कौन किसको ऑर्डर दे सकता है। अब जो टॉप लेवल है वो किसको देगा, मिड लेवल को ऑर्डर दे सकता है। मिड लेवल किसको देगा, अपने लोअर लेवल को या फर्स्ट लेवल को ऑर्डर देगा। तो ये हरदम ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मेंटेन रहना चाहिए। जो अथॉरिटी होती है वो हरदम किस आनी चाहिए, हाईएस्ट रैंक से लोअर रैंक तक। और इन केस अगर किसी एम्प्लॉयज़ को कोई प्रॉब्लम है और इमरजेंसी है, तो क्या कर सकता है, वो अपनी सेम चेन में अपने सेम लेवल पर दूसरे पर्सन से कांटेक्ट कर सकता है। अब जैसे यहाँ पर कोई पर्सन है, उससे कोई प्रॉब्लम आई, तो ये नहीं है उसके पास पावर की कि वो इससे बात कर सकता है, इससे पूछ सकता है, ये नहीं कि वो डायरेक्टली इसके पास चला जाएगा इस चेन को ब्रेक कर कर। तो क्या करेगा, वो अपनी सेम लाइन के अंदर भी बहुत सारे वर्कर्स काम करते हैं सेम लेवल पर, तो उसी सेम लेवल पर अपने उस प्रॉब्लम को उन सभी के साथ शेयर कर कर हो सकता है उसको वहाँ से उसका सोल्यूशन मिल जाए। ये होता है आपका स्केलर चेन। मतलब यहाँ नॉर्मली बात करी जाती है फॉर्मल लाइन्स ऑफ अथॉरिटी के बारे में, जो कि आपकी कैसे होती है, आपकी हाईएस्ट रैंक से लोअर रैंक तक आती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऑर्डर की, जिसे कि आप आदेश कहते हैं। अ प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग इज इन द प्लेस। पीपल्स एंड मटेरियल्स मस्ट बी इन सूटेबल प्लेस। आपके जो भी कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स और आपके पास जो भी रॉ मटेरियल हो, कहाँ होना चाहिए, सूटेबल प्लेस पर होना चाहिए, और एप्रोप्रिएट टाइम पर अवेलेबल होना चाहिए। क्योंकि जब आपका सही प्रोडक्ट सही टाइम पर आ पाएगा तभी आप उसका मैक्सिमम यूज़ कर पाओगे। तो ऑर्डर में यही कहते हैं कि सही जगह सही चीज़ होनी चाहिए। अब नेक्स्ट आपका इक्विटी, जिसे कि आप समानता कहते हैं। अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, कोई भी फर्म है, कोई भी कंपनी है, अगर वहाँ किसी के साथ भेदभाव हो, किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो, किसी के साथ अलग से ही व्यवहार किया जा सके, तो वो पर्सन वहाँ काम क्यों करेगा। अगर किसी के साथ भेदभाव होगा, मतलब आपके जो भी ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए उनका इन्वायरमेंट इस तरह होना चाहिए कि वहाँ किसी के साथ भी डिस्क्रिमिनेशन ना हो, हर किसी को सेम ट्रीट किया जाए, हर किसी के लिए जो प्रिंसिपल होने चाहिए जस्टिस के वो सेम होने चाहिए, हर किसी को फेयर चांस मिलने चाहिए अकॉर्डिंग देयर लेवल ऑफ जॉब। तो क्या होता है, इक्विटी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो ऐसा इन्वायरमेंट हो जहाँ पर हर किसी व्यक्ति के लिए एक सामान्य वातावरण प्रदान किया जा सके, उनके साथ कोई भी कह सकते हैं भेदभाव या कह सकते हैं असमानता ना हो। अब इसके बाद आता है आपका स्टेबिलिटी ऑफ पर्सनल, मतलब काम की स्थिरता। अब आपकी ऑर्गेनाइजेशन में आपने किसी पर्सन को हायर किया, आपने उसको ट्रेनिंग भी प्रोवाइड कर दी, लेकिन आपने ट्रेनिंग प्रोवाइड करने के बाद उसको उस प्लेस पर सिर्फ कह सकते हैं कुछ मंथ्स ही रखा, तो ये सही नहीं है। क्योंकि जब आप किसी को ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, आप उसके ऊपर एक्सपेंस कर रहे हैं,
क्योंकि वो पर्सन भी कहीं ना कहीं एक स्पेसिफिक स्किल्स को सीखने के लिए अपना बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है। तो कोशिश ये करी जाए कि हमारे पास जो भी कह सकते हैं ह्यूमन रिसोर्स होते हैं उनको मैक्सिमम से मैक्सिमम किसी जगह पर रखा जा सके। उनका जो ट्रांसफ़र होता है एक जगह से दूसरी जगह, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट, वो बहुत कम किया जा सके, बहुत कम किया जाए। क्योंकि जब कोई पर्सन एक ही जगह पर काफ़ी लंबे टाइम तक काम करेगा तो कहीं ना कहीं उसकी एफिशिएंसी इंक्रीज़ होएगी, उसका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, उसकी स्पीड बढ़ेगी, स्पेशलाइज्ड हो जाएगा उस पर्सन उस प्रोडक्ट के लिए। लेकिन अगर आप पर्सन्स की अपने ह्यूमन रिसोर्स को डे बाय डे हर मंथ उनकी जगह ही चेंज करते रहेंगे, उनका डिपार्टमेंट चेंज करते रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आपके डिपार्टमेंट को लॉस होगा, वो एफिशिएंट नहीं हो पाएंगे, स्पेशलिस्ट नहीं बन पाएंगे उस काम के लिए। नेक्स्ट है आपका इनिशिएटिव, जिसे कि हम कहते हैं पहल करना। इनिशिएटिव मतलब किसी काम की शुरुआत। वर्कर्स शुड बी एनकरेज टू डेवलप एंड कैरी आउट देयर प्लान्स फॉर इम्प्रूवमेंट। वर्कर्स को क्या होना चाहिए, वर्कर्स को कह सकते हैं इनकरेज करना चाहिए, उन्हें इस तरह प्रोत्साहित किया जाए कि वो खुद देखें ऑर्गेनाइजेशन के इम्प्रूवमेंट के लिए, ऑर्गेनाइजेशन के कह सकते हैं सुधार के लिए वो क्या कर सकते हैं। इनिशिएटिव लेना चाहिए उन्हें। हो सकता है वो कोई काम कर रहे हैं, उन्होंने खुद, ऑर्गेनाइजेशन नहीं कहा कि आप इसको इस तरीके से करो, लेकिन उन्हें लगता है कि हाँ वो किसी नए मेथड को यूज़ कर कर उस काम को इम्प्रूव कर सकते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट को बढ़ा सकते हैं, या किसी नए प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। तो ऑर्गेनाइजेशन को ऐसे एम्प्लॉयज़ को कह सकते हैं एनकरेज करना चाहिए उनके इस तरह के काम के लिए। इनिशिएटिव मीन्स टेकिंग द फर्स्ट स्टेप विद सेल्फ मोटिवेशन। वही इनिशिएटिव क्या होता है, जब कोई शुरुआत करता है किसी चीज़ की, किसी काम को आप जब शुरू करते हैं तो वही होता है इनिशिएट करना उसको, मतलब पहला स्टेप होता है विद सेल्फ मोटिवेशन। इट इज़ थिंकिंग आउट ऑफ एग्जीक्यूटिंग द प्लान। क्या होता है, मतलब आप किसी प्लान को करने की योजना बना रहे, सोच रहे हैं, तो उसको आपको रियल वर्ल्ड में किस तरह एग्जीक्यूट करते हैं। आप थिंकिंग थी आपकी कोई चीज़, आप सोच रहे थे, जब तक आप उस सोच को काम में कन्वर्ट नहीं करोगे तब तक आप इनिशिएटिव नहीं कर पा रहे हैं किसी चीज़ का। जब आपकी थिंकिंग आपके काम के अंदर चेंज हो जाएगी, एग्जीक्यूट हो जाएगा वो प्लान आपका, तो उससे वहाँ पर कहेंगे इनिशिएटिव। एंड लास्ट आपका प्रिंसिपल आता है एस्प्रिट डी कॉर्प्स। यहाँ पर बात करेंगे कि मैनेजमेंट शुड प्रमोट टीम स्पिरिट। मैनेजमेंट को किस चीज़ को प्रमोट करना चाहिए, टीम स्पिरिट को, यूनिटी एंड हार्मनी अमंग एम्प्लॉयज़। क्योंकि अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सारे एम्प्लॉयज़ एक दूसरे से अलग अलग हैं, उनके आपस में कोई कोऑर्डिनेशन ही इस्टेब्लिश नहीं है, उनकी एक दूसरे से बातचीत अच्छी नहीं है, उनके कह सकते हैं रिलेशन अच्छे नहीं है, हर कोई अपने अलग गोल्स लेकर चल रहा है, हर डिपार्टमेंट एक दूसरे डिपार्टमेंट से अलग है, तो कहीं ना कहीं वो ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जाएगा। क्योंकि जब भी आपका कोऑर्डिनेशन खत्म होता है, कोऑर्डिनेशन कम होता है, तो उससे कहीं ना कहीं आपको लॉस ही होता है। लेकिन जब आपका कोऑर्डिनेशन स्ट्रांग होता है तो उसकी वजह से आपके पास जो भी रिसोर्सेज होते हैं उनका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन होता है। तो मैनेजमेंट को प्रमोट करना चाहिए हरदम एक टीम वर्क को। जब टीम वर्क काम करेंगे तो अपने गोल्स को भी वो इजीली अचीव कर पाएंगे। तो ये थे आपके प्रिंसिपल किसके, जो कि हमें हेनरी फ्योल ने दिए थे। आई होप आपको सारे प्रिंसिपल्स क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रिंसिपल में कोई डाउट है, कोई इशू है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर मुझसे पूछ सकते हैं। और अब आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। सो स्टे ट्यून, स्टे कनेक्टेड विद स्कोर मैक्स।